अब देखते हैं कि थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उनके साथ फिर ये थर्मोडायनामिक्स की जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थे उन्हें मैं और अच्छे से रिलेट करूँगा। तो अब देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस कितने सारे हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो पहली टाइप का प्रोसेस है जिसे मैं कह सकता हूँ आइसोथर्मल। इसका क्या, आइसो का मतलब है सेम, और थर्मल का मतलब पता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस जो है ये ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। क्या क्या पैरामीटर्स है, एक थर्मोडायनामिक जब प्रोसेस हो रहा है तो क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, उसके बाद हीट है, वर्क है, ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो भी कुछ हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इनिशियल और फाइनल, प्रोसेस शुरू होने से प्रोसेस ख़त्म होने तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस टाइप के प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वहीं और एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं अडायबैटिक प्रोसेस। जैसे अडायबैटिक वॉल था ना, जिस वॉल से हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं था, वैसे ये अडायबैटिक प्रोसेस है। ये ऑकर्स विथ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। यहाँ पर भी दिस प्रोसेस ऑकर्स विथ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब सिस्टम से हीट बाहर नहीं जाएगा और सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हुआ, हमारा क्यू कांस्टेंट है, क्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे हम कहेंगे अडायबैटिक प्रोसेस। और एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट है, ये बार मतलब हो गया प्रेशर, तो इट ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे। और एक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो पूरे प्रोसेस के दरमियान वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे तो हम कहेंगे आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे तो आइसोकोरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। हीट जो है वो अगर चेंज नहीं हो रहा, सिस्टम का हीट जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे कहेंगे अडायबैटिक प्रोसेस। और जब वॉल्यूम को प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसे कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस हमें जानना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं फिजिकली कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब हो सकता है, ठीक है। तो फिर से वही गैस के एक्सपेंशन ऑफ गैस से समझते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन और बाकी चीज़ों को देखेंगे। गैस के मदद से समझते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इनमें क्या कह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पकड़ते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इनमें पिस्टन भी लगा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन का कह रहा हूँ, पहले एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है। तब क्या हो रहा है गैस एक्सपेंड हो रहा है मतलब कि यहाँ से पिस्टन जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, तभी तो गैस एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गया मतलब कुछ वर्क भी हुआ है, ठीक है। ये वर्क को मैं कह लेता हूँ कि ये जो वर्क हुआ पिस्टन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, वो वर्क था dW एंड दैट इज इक्वल्स टू P dV।
ये हो गया वर्क एक्सपेंशन के दौरान। अब क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। मैं जानता हूँ कि जब भी कोई एक्सपेंशन होगा तो इसे क्या चाहिए, एक्सपेंड होने के लिए यहाँ से पिस्टन को यहाँ तक जाना होगा, और इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ये गैस कहाँ से लाएगा? पहले गैस था, पिस्टन यहाँ तक था, अब एक्सपेंशन जब हुआ, जब ये गैस फैल गया, तो या मैं कह सकता हूँ कि गैस ने पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक ढकेल दिया, इसलिए गैस फैला है, एक्सपेंड हुआ है। तो ये एनर्जी गैस कहाँ से लाया इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए? ठीक है, दो ऑप्शन है। ये एनर्जी या तो गैस इसके इंटरनल एनर्जी से ही निकाल ले, इनके अंदर जो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो इंटरनल एनर्जी है वहाँ से एनर्जी निकाल कर वो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, और उस एनर्जी से गैस ने यहाँ से पिस्टन को यहाँ तक ढकेल दिया। ये एक ऑप्शन है। या तो फिर गैस जो है बाहर से एनर्जी ले और उससे वो वर्क को करे। तो आइसोथर्मल में क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए गैस का। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, ऑप्शन क्या है? वर्क करने के लिए नंबर 1, वर्क करने के लिए इंटरनल एनर्जी से एनर्जी निकालो, इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करके, ठीक है, इंटरनल एनर्जी से एनर्जी निकालो और वर्क कर दो। या तो फिर क्या, बाहर से जो है हीट निकाल लो, हीट फ्रॉम एक्सटर्नल, बाहर से हीट लो और फिर उसका वर्क करो। दो ऑप्शन है। अब अगर क्या है, अगर वो बाहर से हीट ना लेकर अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी से एनर्जी निकाल कर करेगा, तो हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है? U इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो इंटरनल एनर्जी घटा। तो अगर वो इंटरनल एनर्जी से एनर्जी निकाल कर काम करेगा तो उनका टेम्परेचर घट जाना चाहिए, और घटेगा ही। तो क्या ये अलाउड है? आइसोथर्मल में अलाउड नहीं है। कह रहा है कि टेम्परेचर मुझे सेम रखना है। तो इसके मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन हमने चूज़ किया है ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब टेम्परेचर यहाँ घट जाना चाहिए, और जो अलाउड नहीं है, देयरफॉर ये ऑप्शन नहीं चलेगा। क्या ऑप्शन चलेगा? ये ऑप्शन चलेगा। इसके मतलब कि टेम्परेचर को सेम रख के अगर मुझे वर्क करना है, अगर सिस्टम को टेम्परेचर को सेम रखते हुए वर्क करना है और पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक ढकेलना है, तो इसके लिए वो एनर्जी बाहर से ही लेगा, अंदर से, सिस्टम के अंदर से इंटरनल एनर्जी नहीं निकालेगा, वो बाहर से एनर्जी लेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इस आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं लिख सकता हूँ ना, जनरली कैसे लिखता हूँ? डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। इसे फिर से लिख सकता हूँ, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V। अब क्या कह रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये 0 होना चाहिए। देयरफॉर dQ इज इक्वल्स टू P dV और du इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। कि आइसोथर्मल में डेल Q इज इक्वल्स टू P डेल V। इसका क्या मतलब है? जो मैंने कहा कि वर्क डन, ये क्या है? ये वर्क डन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये है वर्क डन। तो वर्क डन जो है वो क्या है? इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, और ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या हुआ? सिस्टम ने उतना ही वर्क किया जितना बाहर से हीट इसे मिला, सिस्टम को मिला। जितना हीट मिला सिस्टम को, सिस्टम ने उस पूरे हीट का क्या किया? वर्क कर दिया, और इंटरनल एनर्जी को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब किया। जो था इंटरनल एनर्जी पहले, अभी भी वही रह गया। यही कारण है कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया, सुतरां टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह चुका है। ये पूरा थॉट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है। तो और एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते थे अडायबेटिक प्रोसेस, वो भी देख लेते हैं साथ में। फिर इसके ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फिर देखेंगे। अडायबेटिक एक्सपेंशन, अडायबेटिक प्रोसेस, उनमें एक्सपेंशन।
वहाँ भी हम क्या देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द गैस। यहाँ क्या रहेगा, हमारा Q जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर बाहर से हीट आ रहा था ना, वहाँ पे बाहर से हीट नहीं आएगा। तो अब सिस्टम के पास क्या ऑप्शन है, सिस्टम को वर्क करना है। पहले पिस्टन यहाँ तक था, क्योंकि ये एक्सपेंशन है इसलिए क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ से अपने जगह से यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड होकर बाहर तक आ जाएंगे। कौन भेजेगा इसे बाहर, ये गैस भेजेगा, ये सिस्टम भेजेगा, ठीक है। भेजने के लिए क्या सिस्टम को एनर्जी कहाँ से लाएगा, ये सिस्टम एनर्जी पहले तो बाहर से ले आ रहा था, क्योंकि उसे इंटरनल एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना था, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना था। अब यहाँ कह चुके हैं कि बाहर से कुछ नहीं आ सकता, ये जो हीट है सिस्टम में वो कांस्टेंट है, बाहर से मैं कुछ ला नहीं सकता, बाहर कुछ मैं भेज नहीं सकता। अब इस सिस्टम को अगर वर्क करना है तो इस वर्क के लिए वो एनर्जी कहाँ से निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अब इसके इंटरनल एनर्जी से निकालेंगे। और इंटरनल एनर्जी से अगर निकाला तो हमारा टेम्परेचर इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट होना चलता है। तो यहाँ W इज इक्वल टू पी dV है। यहाँ पर वो कहाँ से निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी से निकालेंगे। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर वो एक्सटर्नल जो है ऑप्शन, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 लिखा था, Q फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि हमारा Q कांस्टेंट है, तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। तो जब भी अडायबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है गैस का, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। मैं लिख सकता हूँ कि जब एक्सपेंशन हो रहा है, अडायबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है, तब क्या हो रहा है, वर्क डन तो पॉजिटिव ही है, पी dV दैट इज dW इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वॉल्यूम जो था वो पहले मान लीजिए V1 था, VI था, अब VF है, तो VF इज ग्रेटर देन VI। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये भी बढ़ गया, मतलब हमारा ये पूरा चीज़ पॉजिटिव है। तो अडायबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस में वर्क डन इज पॉजिटिव। एंड ये वर्क डन करने के लिए एनर्जी कहाँ से इन्होंने निकाला, इंटरनल एनर्जी से निकाला। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। मैं कह सकता हूँ डेल U जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो घट रहा है, चेंज हो रहा है। कि ऐसा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। और इसके कारण क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होता है। तो अडायबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने देखा था, अगर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन देखें तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम था, सिस्टम ने काम किया था और इसे यहाँ तक भेज दिया था। अब क्या होगा, कंप्रेशन के दौरान खुद ब खुद तो कंप्रेस नहीं होगा, बाहर से कोई एनर्जी अपने खर्च करके सिस्टम पे वर्क करेंगे और इस पिस्टन को यहाँ से डॉटेड पिस्टन को तानकर ये सॉलिड पिस्टन की जगह पे ले आएंगे। तो नाउ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कोई काम कर रहा है, और ये सिस्टम पे काम करने पे क्या होगा, ये टेम्परेचर मुझे इंक्रीज नहीं करना है। देयरफॉर ये जो सिस्टम पे काम किया गया, ये एनर्जी जो सिस्टम पे आ गया है, वो एनर्जी सिस्टम क्या करेगा, वो एनर्जी को तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर जैसे ही इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा देगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ते ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो अलाउड नहीं है। तो ये एनर्जी वो क्या करेगा, सिस्टम रिजेक्ट करेगा एज हीट आउटसाइड द सिस्टम। जैसे ये हीट लेकर काम कर रहा था, अब किसी ने इस पर काम कर दिया तो ये हीट दे देगा, बस इतनी सी बात है। उस वक्त ये सब कुछ जो है वो हीट सप्लाइड जो है वो हो जाएगा हीट रिजेक्टेड, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पे जितना काम किया गया उतना ही सिस्टम ने हीट के तौर पे बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, कि अगर सिस्टम पे किसी ने काम किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इस एनर्जी का सिस्टम क्या करेगा, कहाँ रखेगा इस एनर्जी को, सिस्टम इस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में रख देगा। कैसे रख देगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाकर।
और कुछ भी हीट बाहर नहीं रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हीट तो कांस्टेंट है, हीट ये सिस्टम ना दे सकता है ना ले सकता है। तो जो भी वर्क हमने किया वो इंटरनल एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाएगा, या कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं कि अडायाबेटिक कॉम्प्रेशन ऑफ गैस में क्या होंगे, हमारा जो पी डी वी है दैट इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फाइनल जो है इनिशियल जो है उस वक्त ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा कॉम्प्रेशन के वक्त। तो फाइनल जो है स्मॉल है, इनिशियल बड़ा है, तो डी डब्ल्यू जो है ये डेल वी जो है ये छोटा होंगे, मतलब नेगेटिव होंगे, इसलिए ये नेगेटिव है। ठीक है। और क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा उस वक्त, ये जो हमने वर्क किया है ये कहाँ जाकर स्टोर होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, डेल यू जो है वो भी बढ़ेगा, मतलब डेल यू पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी डेल यू यहाँ पे घटेगा, वहाँ पे बढ़ेगा। तो यह जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव है, और एनर्जी कहाँ जाकर स्टोर हो गया, इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, डेल यू बढ़ गया, तो डेल यू बढ़ गया तो ये डेल यू पॉजिटिव डेल यू हो गया, और टेम्परेचर भी जो है बढ़ गया। क्यों? इंटरनल एनर्जी बढ़ा है इसलिए टेम्परेचर को बढ़ना ही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सो टेम्परेचर को बढ़ना ही है। तो अडायबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है, अडायबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूँगा थर्मोडायनामिक तो कैसा होंगे, ये ऐसा होंगे। हमें पता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, कहाँ से, उस लॉ से, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से। फिर डी क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, सॉरी ये डेल है, मैं डी बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, डी डेल क्यू जो है वो जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज चेंज इन हीट इज जीरो, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, सो चेंज इन हीट इज जीरो, ये जीरो है। तो जीरो इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी। ठीक है ना। यहाँ से देखिए अगर इतना सा टर्म पी डेल वी, ये टर्म जो है अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसके सामने एक माइनस लगा। मैं ऐसे एग्जांपल से दे रहा हूँ कि अगर पी डेल वी का वैल्यू है मान लीजिए 10, तो डेल यू का वैल्यू क्या आएगा, -10। देखिए ये माइनस लगा है तो -10। इसका मतलब क्या है कि जब भी वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो रहा है, ऐसे समझिए कि जब भी वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो रहा है, मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन दिस सिस्टम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रहा है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और अगर वर्क डन बाई दी सिस्टम है तो हमारा इंटरनल एनर्जी घट जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में है। देखिए यहाँ भी है ना, ये जब पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये जब नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। कैसे बन रहा है, एक माइनस साइन के साथ। जब हमारा पी डेल वी पॉजिटिव है तो ये डेल यू नेगेटिव है। अगर यहीं पे आप मान लीजिए कि हमारा पी डेल वी जो है वो -10 है, तो ऑब्वियसली ये माइनस माइनस प्लस करके हमारा डेल यू जो है +10 हो जाएंगे। तो इससे ये समझ आ रहा है कि इनके बीच में ऐसा एक रिलेशन है। यहाँ ये क्या है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, या लिखते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। कब, व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी ने सिस्टम पे काम किया, ऑन द सिस्टम पे काम किया, और वो एनर्जी जो है सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी में डालकर स्टोर कर दिया। या कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। कब, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं कि ये वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन टर्म्स ऑफ अडायाबेटिक प्रोसेस। देख लेते हैं। तो यहाँ हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस देखते हैं, और मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो उनके बारे में भी देखेंगे।
आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल चेंज। जहाँ पर क्या है, प्रेशर चेंज होंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, बट टी जो है टेम्परेचर वो कांस्टेंट है। प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंज बट टी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आइसोथर्मल प्रोसेस होने के कुछ कंडीशंस है कि किस कंडीशन में आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो वो कंडीशंस जो है 2 है। पहले कंडीशन कह रहा है कि वॉल ऑफ द कंटेनर शुड बी डायाथर्मल, जहाँ से हीट एक्सचेंज हो सके, ऐसा एक वॉल चाहिए मुझे। वॉल ऑफ कंटेनर कैसा होना चाहिए, डायाथर्मल, जहाँ से हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो। क्यों, हमने यहाँ पर ही देखा है ना, देखिए आइसोथर्मल में कि बाहर से हीट को अंदर आना है एक्सपेंशन कराने के लिए, या जब कंप्रेशन हो रहा है तो अंदर का हीट को बाहर निकलना है। तो ये हीट का एक्सचेंज कब हो सकता है, जब हमारा ये वॉल है वो डायाथर्मल हो, तभी ये पॉसिबल है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वॉल ऑफ द कंटेनर जो है डायाथर्मल होना चाहिए, जिनमें से हीट एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि चेंज मस्ट टेक प्लेस एट अ वेरी स्लो रेट। जो सिस्टम में चेंज हो रहा है वो स्लो रेट में होना चाहिए। चेंज मस्ट टेक प्लेस इन अ वेरी स्लो रेट। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो वो धीरे धीरे होना चाहिए, अगर कंप्रेशन की बात करूँगा तो वो भी धीरे धीरे होना चाहिए, बहुत स्लो रेट में। अब ये स्लो रेट में क्यों होना चाहिए, छोटे से में समझ लेते हैं कि ये हमारा पिस्टन है, मान लीजिए कि मैं इसे एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, गैस को, यहाँ लिखा ही है ना एक्सपेंशन, तो एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं गैस को फट से एक्सपेंड कर दूंगा तो गैस जो काम कर, ये एक्सपेंशन का क्या मतलब हो रहा है कि गैस कुछ काम करेगा तभी तो पिस्टन को अपने इस सॉलिड जगह से डॉटेड जगह तक भेज सकता है पिस्टन को। अब ये गैस को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कहाँ से निकालेगा, तो इसे तो चाहिए निकालने बाहर से, कि वो बाहर से एनर्जी को खींच कर लाए और उससे वो काम करे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये प्रोसेस बहुत क्विक हो, फट से हो, तो बाहर से हीट को अंदर लाकर फिर इस वर्क को करने का टाइम सिस्टम के पास नहीं रहता है। और अगर ऐसा टाइम नहीं रहता, उसे फट से एनर्जी चाहिए जिससे वो इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक भेज दे, तो वो एनर्जी कहाँ से निकाल लेगा, इंटरनल एनर्जी से निकाल लेगा। और जैसे ही इंटरनल एनर्जी से वो एनर्जी निकाल लेगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा। तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पर। सूत्रांग हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये जो पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव कर देना, वो बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। थोड़ा सा मूव करेंगे फिर बहुत देर तक रुकेंगे, तो क्या होता है कि जो बाहर से हीट को चाहिए भीतर आना, वो उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है हीट को बाहर से भीतर आने में। यही कारण है कि ये जो प्रोसेस जो है ये स्लो होता है, स्लो होना चाहिए। स्लो होगा तो एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा हीट को बाहर से भीतर आने में, और फिर उस हीट से वर्क हो जाने में, और इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। वही अगर ये प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दूं तो यही प्रोसेस बन जाता है फिर अडायबिटिक प्रोसेस। वहाँ पे क्या होता है, बाहर से हीट आने तक का टाइम ही नहीं दिया हमने फट से गैस को एक्सपेंड कर दिया, और ये एक्सपेंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए था गैस ने कहाँ से निकाल लिया, अपने इंटरनल एनर्जी से निकाल कर गैस ने काम कर दिया। अब ये बाहर से हीट जो है वो अंदर नहीं आ पा रहा है, या उसे टाइम नहीं मिला आने का, आएगा जब आएगा, लेकिन अभी वर्क करना था तो उन्होंने इंटरनल एनर्जी से ही निकाल के फट से वर्क कर दिया। तो ये एक कारण है कि अगर मैं स्लो
गैस को अगर स्लोली एक्सपेंड करूँ तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाता है, और अगर गैस को मैं रैपिडली एक्सपेंड कर दूँ, फट से क्विक सडन एक्सपेंड कर दूँ, तो वो अडायबिटिक एक्सपेंशन बन जाता है, जो हमने पढ़ा था। अडायबिटिक एक्सपेंशन में हीट बाहर से आने का टाइम नहीं मिलता और वो इंटरनल एनर्जी से ही एनर्जी खींचकर वर्क कर देता है, तो टेम्परेचर उस वक्त डिक्रीज हो जाएगा। सेम चीज़ आप थॉट प्रोसेस रख सकते हैं कंप्रेशन के वक्त, कि जब आइसोथर्मल कंप्रेशन मुझे करना है, टेम्परेचर को सेम रखते हुए मुझे अपने पिस्टन को यहाँ सॉलिड वाले जगह से, ठीक है, डॉटेड जगह तक लेकर आना है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। अगर स्लो होगा, जब मैं कंप्रेस करूँगा इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अगर स्लो कंप्रेशन होगा तो सफिशिएंट टाइम मिल रहा है गैस को कि ये अपने जो हीट है या टेम्परेचर जो बड़ा है वो हीट को वो बाहर रिजेक्ट कर दे और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखे। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं रैपिड कर दूंगा फट से, तो गैस कंप्रेस होने के कारण गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा और देयरफॉर इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला इस हीट जो यहाँ पर जनरेट हुआ है उसे बाहर भेजने का। जब सफिशिएंट टाइम मिलेगा कब, जब मैं स्लो प्रोसेस करूँगा, तब वो धीरे धीरे हीट आए, टेम्परेचर बढ़ेगा और वो धीरे धीरे वो हीट को बाहर करके अपने टेम्परेचर को फिर से नॉर्मल कर लेंगे। तो अगर यही चीज़ फास्ट हो रहा है तो अडायबिटिक प्रोसेस है, और यही चीज़ जब स्लो हो रहा है तब आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये दो कंडीशंस है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अगर ये दो कंडीशंस को लेके चले तो हम जानते हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज हो रहे हैं बट टेम्परेचर सेम है। तो ये क्या है बेसिकली, ये है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT होता है और यहाँ पर PV कांस्टेंट है। तो ये एक रिलेशन है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में, PV कांस्टेंट है। अब मैं डेरिवेशन करूँ चेंज ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू V करूँ, चेंज ऑफ P एंड चेंज ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ है। तो क्या होगा इनका डेरिवेशन, इसे मैं कांस्टेंट K ले लेता हूँ कि PV इज इक्वल्स टू K, ठीक है, कांस्टेंट। तो मैं डेरिवेशन करूँगा तो P dP और ये V कांस्टेंट प्लस P dV P कांस्टेंट और dV, मतलब एक बार मैं P को डेरिवेशन कर रहा हूँ, V को कांस्टेंट रख रहा हूँ, एक बार V को डेराइव कर रहा हूँ, P को कांस्टेंट रख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू इनका अगर कांस्टेंट का डेरिवेशन करूँ तो वो 0। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V dP इज इक्वल्स टू P dV माइनस, फिर लिख सकता हूँ dP बाई dV इज इक्वल्स टू माइनस P बाई V। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया कि चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम dP dV इज इक्वल्स टू माइनस P बाई V। इसका क्या करना है, इसका एक ग्राफ बनाना है। बेसिकली मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक PV ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं PV ग्राफ, PV डायग्राम, PV डायग्राम, जहाँ हम क्या प्लॉट करते हैं, हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं। तो ये PV डायग्राम जो बनाएंगे, यहाँ क्या बोले, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वो PV डायग्राम ऐसा दिखता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मैंने लाइन बनाया है इसे, ये स्लोप है, हाँ, दिस लाइन इज एक्चुअली स्लोप। स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dP बाई dV एंड डैट इज इक्वल्स टू माइनस PV। तो ये dP बाई dV जो है, इसलिए हमने निकाला है dP बाई dV जो है स्लोप ऑफ दिस लाइन है, और वो डैट इज एक्चुअली माइनस P बाई V। ये है एक हाइपरबोला, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोला, अब आप बोलेंगे इसे क्या कहते हैं, इसे एक स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे एक सर्कल कहते हैं। वैसे इस टाइप के जो कर्व बनते हैं ना, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो हम इतना पार्ट को ही सिर्फ यहाँ पर लिया है हमने, यहाँ पर, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये कर्व का नाम, और इनका स्लोप जो है जिसे dP बाई dV कहते हैं, डैट इज इक्वल्स टू माइनस P बाई V इन दिस केस, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमारा कर्व जो है अलग अलग शेप लेते रहेंगे, जैसे कि ऐसे लेते रहेंगे। ये है मान लीजिए टेम्परेचर
T3, ये है T2, ये है T1, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ऐसे सोचिए कि अगर मैं सेम वॉल्यूम पे अलग अलग प्रेशर को देखूं, तो ये सेम वॉल्यूम पर ये प्रेशर है, फिर ये प्रेशर है और फिर ये प्रेशर है। टेम्परेचर अगर मुझे सेम रखना है तो इस वॉल्यूम पे कम टेम्परेचर पे कम प्रेशर है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे और ज़्यादा प्रेशर है, और ज़्यादा टेम्परेचर पे और ज़्यादा प्रेशर है। तो हो गया ना, T1 छोटा होना चाहिए, T2 बड़ा, T3 और भी बड़ा। ऐसा ही होता है अगर मैं एक कंटेनर लूँ। ठीक है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि इनका टेम्परेचर मुझे सेम रखना है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो क्या करना होगा मुझे? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो इसके जो टेम्परेचर है वो घट जाएंगे। अब टेम्परेचर सेम रखना है तो मुझे क्या करना होगा? प्रेशर को घटाना पड़ेगा। तो जैसे इनका वॉल्यूम बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर जो है घट जाता है। टेम्परेचर ना घटे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम था और प्रेशर था, यहाँ पर क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम घटा दिया गया, ताकि वॉल्यूम इंटू प्रेशर फिर से कांस्टेंट हो जाए। यहाँ भी वही है ना कि ये वॉल्यूम इंटू प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटू प्रेशर जो था, यहाँ भी वॉल्यूम इंटू प्रेशर सेम हो जाए, ताकि वॉल्यूम जैसे बढ़ गया प्रेशर मुझे घटा देना होगा, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाए। पहले वॉल्यूम था मान लीजिए 10 और प्रेशर था मान लीजिए 5, इनका मल्टीप्लाई किया था 50। अब अगर वॉल्यूम बढ़कर हो गया है मान लीजिए 25, तो ठीक है, वॉल्यूम बढ़कर हो गया है 25, तो प्रेशर घटकर क्या हो जाना चाहिए? प्रेशर घटकर हो जाना चाहिए 2, तब जाकर इनका मल्टीपल फिर होगा 50। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ? ऐसे लिख देता हूँ कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाना चाहिए। ठीक है, वही हो रहा है। अब मैथमेटिकल देखते हैं कैसे आता है। तो ये लेट कर लेते हैं कि एक्सपेंशन के पहले गैस एक्सपेंड होगा, उसके पहले प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T। एक्सपेंड होने के बाद प्रेशर हो गया V2 P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर तो सेम रखना है तो T। ठीक है, इस हाल में कैसे वर्क हो रहा है? तो मैं लेता हूँ DW क्या होता है? DW इक्वल्स टू PdV, ये तो हमें पता ही है पहले से। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? वॉल्यूम हमारा V1 से V2 तक जा रहा है ना, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ इसका, जिसे मैं W कहूँ, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑल्सो PdV। कहाँ से कहाँ तक? V1 से लेकर V2 तक इसमें। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनर्ट गैस के इक्वेशन से दैट PV इज इक्वल्स टू nRT। अब n इज इक्वल्स टू 1 ले लूँ फॉर 1 मोल, तो PV इज इक्वल्स टू RT। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू RT/V। तो बस P को मैं RT/V से रिप्लेस करता हूँ, तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RT/V dV। ये है V1, ये है V2। इसे और कैसे लिख सकते हैं? RT को बाहर ले जाकर dV/V, V1/V2। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/V होता है, एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, इनका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है ln x, ln मतलब लॉग, नेचुरल लॉग x। ठीक है, तो इनका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? RT ln V। इनका लिमिट क्या है? V1 और V2। इसे और अच्छे से लिखें तो W इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ RT ln V2 माइनस ln V1। जिसे लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू RT ln V2/V1। बस ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज वर्क डन
इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट भी यहीं पर फिर से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, जब एक्सपेंशन होगा तो हमारा इनिशियल क्या था, हमारा इनिशियल होता है, मैंने लिया था ना यहाँ पर इनिशियल V1। तो जब एक्सपेंशन होगा तो इनिशियल छोटा रहेगा और V2 जो है, जो एक्सपेंड होने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है RT ln V2 माइनस V1 है, ln V2 माइनस ln V1। अब अगर ln V2 बड़ा है, क्योंकि V2 बड़ा है इसलिए ln V2 भी बड़ा है, तो ln V2 माइनस ln V1 क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्म बनेगा। इसका मतलब जो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो ये जो हमारा W है वो पॉजिटिव है। और क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम ने काम किया तभी तो उन्होंने पिस्टन को ढकेल कर यहाँ से वहाँ तक भेज दिया था, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी तरफ जब कॉम्प्रेशन होता है तब क्या होगा, कॉम्प्रेशन जब होगा तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम जो V1 है यहाँ पर वो बड़ा होगा, कंप्रेस होने के बाद जो V2 बनेगा वो छोटा बनेगा। तो V1 बड़ा है, V2 छोटा है। उस हाल में अगर ये एक्सप्रेशन फिर से लगाए तो देखिए V2 छोटा है, V1 बड़ा है। ये अगर छोटा टर्म है, ये अगर बड़ा टर्म है, तो इनका सब्सट्रैक्शन करके जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो उस केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। और यहाँ कहेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी ने सिस्टम पे काम करके उस पिस्टन को कंप्रेस कर दिया और वॉल्यूम को भी छोटा कर दिया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के एक्सप्रेशंस आ गए। फिर से ये भी जानते हैं कि du इज इक्वल्स टू dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, जिसे मैं लिख सकता हूँ dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv। लेकिन ये भी जानते हैं कि आइसोथर्मल में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हमारा du भी जीरो होगा, इसमें भी इंटरनल कोई चेंज नहीं आएगा। तो dq इज इक्वल्स टू pdv, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी में ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है। और एक बात है कि वर्क डन पॉजिटिव है, और हीट के बारे में भी अगर देख ले तो ये वर्क करने के लिए तो हीट चाहिए। ये हीट कहाँ से आ रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। सिस्टम काम कर रहा है तो वो बाहर से हीट लेगा। तो जब बाहर से हीट ले रहा है तो सिस्टम का भी क्यू का भी हीट बढ़, मतलब सिस्टम का भी हीट बढ़ रहा है, बाहर से वो हीट ले रहा है तो उनका अपना हीट बढ़ जा रहा है। तो ये हीट भी पॉजिटिव है, वर्क ये जो इंक्रीज इन हीट है तो ये पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर मेरा ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। इसलिए जब वर्क डन पॉजिटिव तो चेंज इन हीट भी पॉजिटिव, और ये वर्क डन नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। ये पॉजिटिव मतलब हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड, ठीक है। और ये नेगेटिव मतलब हीट रिजेक्टेड, सिस्टम ने हीट को निकाल दिया है। तो इतने सारे बात हमें समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं अडायबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ गैस, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। अडायबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस में कहते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज ऑफ द गैस विथ इज सराउंडिंग। यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम भी होगा, चेंज इन प्रेशर भी होगा। और जब चेंज इन वॉल्यूम प्रेशर हो रहा है और हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है तो वो कहाँ से वर्क करने का एनर्जी लाएंगे, इंटरनल एनर्जी से। और इंटरनल एनर्जी को जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया उनका टेम्परेचर जो है चेंज होगा। देयरफॉर यहाँ भी P1, V1 और T1 तीनों पहले थे, एक्सपेंशन होने के बाद P2, V2 और T2 भी हो जाएंगे क्योंकि ये चेंज होने वाला है। हमने यहाँ देख रखा है ना कि अडायबेटिक प्रोसेस में क्या होता है। अडायबेटिक प्रोसेस में उन्हें जो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए वो कहाँ से निकालेंगे, वो इंटरनल एनर्जी से निकालेंगे। तो इंटरनल एनर्जी को जैसे ही हाथ लगाया टेम्परेचर चेंज होने लगा। तो अब इस केस में ये है हमारा इनिशियल और ये है हमारा फाइनल।
कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। कंडीशन है हमारा, दो कंडीशन है यहाँ भी। पहला कंडीशन है कि जो वॉल होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, अडायबेटिक, मतलब ऐसा वाल होना चाहिए जिसमें से हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा पाए। मतलब अगर मैंने ऐसा पिस्टन लिया है, ऐसा सिलेंडर लिया है, इस पे पिस्टन लगा है ऐसा, तो ये पूरा अडायबेटिक वॉल से कवर होना चाहिए ताकि इसके भीतर से हीट बाहर ना जाए। ठीक है ना, ऐसा दिखाते थे ना अडायबेटिक वॉल को, एक थर्मस के जैसे वॉल होता है चारों तरफ इंसुलेशन वाला, वैसे इनका पिस्टन भी अडायबेटिक है, इनका रॉड भी अडायबेटिक है, कहीं से भी हीट ये बाहर नहीं जाने देगा। अब आप खुद ही सोचिए कि इस हाल में अगर आप इस पिस्टन से, इस गैस से कुछ काम करवाएंगे, ठीक है, मतलब गैस इस पिस्टन को यहाँ से उठाकर यहाँ तक भेज दे रहा है, तो ये गैस ये एनर्जी कहाँ से लाएगा, इस वर्क को करने का, इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक भेजने का एनर्जी कहाँ से लाएगा, ये गैस के इंटरनल एनर्जी से ही निकालेंगे। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अडायबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। ये टेम्परेचर जो है T1 था पहले, वो डिक्रीज होकर T2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात है। और क्या बात है, ये जो प्रोसेस है ये शुड टेक प्लेस वेरी क्विकली और सडनली सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट एक्सचेंज होने का कोई समय ही ना मिले। जैसे पहले था ना कि ये स्लो होना चाहिए था ताकि हीट एक्सचेंज होने का सफिशिएंट समय मिले, यहाँ पर ठीक उल्टा है कि चेंज शुड बी सडन, चेंज मस्ट बी सडन और रैपिड, फट से होना चाहिए। ठीक है, ताकि हीट एक्सचेंज होने का कोई मौका ना मिले। यह हो गया हमारा कंडीशन। अब इस अडायबेटिक प्रोसेस में जो एक्सप्रेशन फॉलो होंगे, जो रिलेशन है बिटवीन हमारा P एंड V, वो ऐसा है। फॉर आइडियल गैस इन अडायमेटिक प्रोसेस, तो रिलेशन बिटवीन P एंड V फॉर आइडियल गैस इन अडायबेटिक प्रोसेस जो है वो है PV⁻, गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये गामा क्या है, गामा है एक्चुअली CP/CV। इसके बारे में डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल ये समझ सकते हैं कि ये एक रेशियो है जिनका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जो मोर देन 1 होता है। आइडियली इनका वैल्यू जो है मोर देन 1 है। आप 1.66 पकड़ सकते हैं फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, 1.41 ले सकते हैं डायटॉमिक, और 1.33 ले सकते हैं फॉर ट्राइटॉमिक, मतलब 3 एटम वाले के लिए इतना, लेकिन इट इज़ मोर देन 1। तो PV⁻, गामा इज इक्वल टू K। ठीक है, ये हमारा अडायबेटिक प्रोसेस का रिलेशन है। तो इसे अगर मैं फिर से डेरिवेशन करूं, जैसे पहले डेरिवेशन किया था हमने, तो कैसे कर सकते हैं, पहले P को कांस्टेंट रखकर इसे डिराइव करेंगे, फिर इसे कांस्टेंट रखकर P को डिराइव करेंगे। तो P को कांस्टेंट रखकर इसे अगर डेरिवेशन करूं तो P तो कांस्टेंट है, V⁻, गामा का डेरिवेशन होगा गामा V⁻, गामा -1 dV, ये होगा गामा का V का। फिर दूसरी तरफ मैं V को कांस्टेंट रखूँगा तो V⁻, गामा और ये dP इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, V⁻, गामा -1 कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से। तो V⁻, गामा -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा गामा P dV प्लस यहाँ पर V⁻, गामा -1 अगर निकाल लूँ तो सिर्फ V बचेंगे, V dP होल थिंग इज इक्वल्स टू 0। इसे फिर से लिख सकते हैं गामा P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू 0। इसे फिर लिख सकते हैं V dP इधर रखते हैं, ये पूरे को इस साइड ले जाते हैं, माइनस गामा P dV। ओके, फिर लिख सकते हैं dP/dV इज इक्वल्स टू माइनस गामा P/V।
तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर अ डायबिटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए क्या थे, आइसोथर्मल के लिए थे ये ऐसा डी पी डी वी इज इक्वल टू माइनस पी वाई वी, और इनके लिए है माइनस गामा पी वाई वी वेयर गामा इज मोर देन 1। तो आप खुद सोच कर देखिए कि आइसोथर्मल में जो हमारा स्लोप था वो था इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी, और अडायबिटिक में जो स्लोप है वो है माइनस गामा पी बाई वी वेयर गामा इज मोर देन 1। गामा एक बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, इस हाल में किन का स्लोप ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमारे अडायबिटिक प्रोसेस का स्लोप बड़ा है। तो अडायबिटिक प्रोसेस के लिए जब मैं ये बनाऊंगा पीवी ग्राफ, तो इनका स्लोप जो है वो स्टीप होगा और तेज होगा, ऐसा एकदम। ठीक है, वेयर एज इनका देखिए कैसा था, थोड़ा स्लांट था, थोड़ा ऐसे था। और अडायबिटिक का कैसा होगा, अगर मैं यहाँ पर दूसरे इंक से दिखाऊं, अडायबिटिक का इस टाइप का होगा, ऐसा खड़ा, और उनका छोटा हो रहा है। तो ये एग्जाम का एक अच्छा क्वेश्चन है कि अडायबिटिक का स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीप क्यों होता है। तो यही एक रीज़न है कि इनके जो स्लोप है ये माइनस गामा पी बाई वी है। यहाँ भी ये T1 है, ये T3 है, ये T2 है, और ये T1 है, वेयर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो इनका स्लोप जो है, स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। ठीक है, और क्या है कि इनका स्लोप इज स्टीपर देन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से ज़्यादा स्टीपर होते हैं इनका स्लोप। अब आगे का देख लेते हैं, वर्क डन कैसे निकालेंगे इनमें। फिर से वही केस, डब्लू डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। यहाँ भी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, V1 से V2 तक करेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन को W लिख सकते, W इज इक्वल्स टू V1 टू V2 पी डी वी। अब बताइए कि यहाँ P को क्या लिख सकते हैं। डायबिटिक प्रोसेस में हमने देखा है, क्या देखा है कि पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो P को क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट टू दी पावर V, कॉन्स्टेंट बाई V टू दी पावर गामा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर डालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू के V टू दी पावर गामा डी वी, इंटीग्रेशन ऐसे ही है V1 से V2 तक। ठीक है ना, अब इनका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनका इंटीग्रेशन होगा V टू दी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। रेंज है V1 से V2 तक। ठीक है, ये इनका इंटीग्रेशन करने से ये आता है। यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस गामा को K के साथ बाहर लिख देते हैं, K 1 माइनस गामा, और इनका क्या हो जाएगा, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। ठीक है ना, जस्ट यहाँ पे V के जगह में मैंने V2 और V1 प्लेस कर दिया है, ये हो गए। अब इस K को अंदर ले जाते हैं, तो 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। अब देखिए, ये जो K है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे हम इससे लिखते हैं ना कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, लिखते हैं ना ऐसा।
वैसे ये पी वी टू द गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को लिख सकते हैं क्या, P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू दी पावर गामा V2 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू K, सभी K होंगे, ये भी इक्वल्स टू K होता है, तो ये K को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे तो ये नहीं चलेगा, ये तो नॉर्मल आइसोथर्मल के लिए होता है, हमारा अडायबेटिक प्रोसेस में ये चलता है। तो P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू K। तो मैं K की जगह एक बार ये लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। तो K की जगह ये जब लिखूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू K की जगह ये वाला, मतलब P2 V2 टू दी पावर गामा V2 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस अब इस K की जगह ये लिखूँगा P1 V1 टू दी पावर गामा P1 V1 टू दी पावर गामा V1 1 माइनस गामा। तो अब देखते हैं क्या होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद है 1 माइनस गामा P2। अब ये V2 टू दी पावर ये और V2 टू दी पावर ये एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, V2 टू दी पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, लिख सकते हैं ना एक साथ ऐसे, जैसे A टू दी पावर x एंड फिर A टू दी पावर y को लिख सकते हैं A टू दी पावर x प्लस y। वैसे ही V2 टू पावर गामा एंड V2 टू पावर 1 माइनस गामा को एक साथ लिख सकते हैं V2 टू पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, ठीक है। यहाँ से ये गामा और ये गामा कट जाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही P1 V1 टू दी पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, यहाँ भी ये गामा कट जाएंगे। तब क्या लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस गामा इक्वल्स टू V2 P2 V2 माइनस P1 V1। ये हो गया हमारा केस। ये क्या है, वर्क, ये है हमारा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ P2 V2 इज इक्वल्स टू RT1 एंड P1 V1 इज इक्वल्स टू RT2, ऐसा लिख सकते हैं इनर्ट गैस लॉ से। तो उनको यहाँ पर रिप्लेस करके लिख देंगे W इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस गामा। ये P2 V2 की जगह मैं लिख सकता हूँ RT1, तो RT1, और इसकी जगह लिख सकता हूँ RT2, ठीक है। इसे और थोड़े अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस गामा, R कॉमन ले लेते हैं तो इट इज T1 माइनस T2। ये किस केस में है, ये हमारे अडायबिटिक केस में है, ठीक है। अडायबिटिक वर्क डन इन अडायबिटिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से जो समझने वाली बात है, देखिए कि जब एक्सपेंशन होगा तब क्या होगा, हमारा डीवी क्या होगा, डीवी पॉजिटिव होगा, चेंज इन वॉल्यूम बढ़ेगा। तब हमारा पीडीवी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। तब हमारा डी क्या होगा, तब हमारा डी जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर डी लिख सकता हूँ, वो भी नेगेटिव है, और गैस जो है वो कूल होगा। सारे में एक के बाद एक लिखा हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ पर भी पहले अडायबिटिक प्रोसेस के लिए देखा था ना, यहाँ पर अडायबिटिक प्रोसेस के लिए कि यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस P/dV, मतलब कि क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, है ना।
तो आप देखिए इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है, कब कौन पॉजिटिव है। यहाँ अब देखिए हमारा वर्क डन जो है, ये वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो हमारा इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव आ रहा है। अब ये चेंज इंटरनल एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर नेगेटिव है। अब यहाँ भी देखिए जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पहले था T1, बाद में बना है T2, तो अगर बाद तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इंक्रीज मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब ये पहले था, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब क्या कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T2 इज़ ग्रेटर देन T1 मतलब क्या, ये पूरा टर्म नेगेटिव, ये पूरा टर्म नेगेटिव मतलब वर्क डन नेगेटिव। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब हमारा वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। और टेम्परेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि यू जो है इंटरनल एनर्जी वो पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव तो वर्क डन नेगेटिव, वही आ रहा है यहाँ पे। इंटरनल एनर्जी जब पॉजिटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव। उल्टा पकड़ते हैं, जब हमारा T1 और T2 यही है, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है, और मैं अब कह रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो फाइनल है वो छोटा होगा, इनिशियल जो है बड़ा होगा, मतलब कि अब T1 बड़ा है, T2 छोटा है, T1 बड़ा है, T2 छोटा है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब ये W पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा W जो है पॉजिटिव होता है, और W पॉजिटिव है, और टेम्परेचर क्योंकि घटा है, डिक्रीज हुआ है, तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी घटेगा, डिक्रीज होगा, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू वो नेगेटिव है, और यहाँ पे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, डेल W इज पॉजिटिव। वही यहाँ लिखा है, डेल W जब पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, और डेल W जब नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। तो अब कंप्रेशन के केस में क्या है, जस्ट इनका उल्टा। ये वाला जो हमने दिखाया था ये था किस केस में, कंप्रेशन के केस में। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। और ये जो केस है पूरा, ये है एक्सपेंशन का केस। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पूरा जो है एक्सपेंशन का केस है। ये यहाँ लगा देते हैं, और ये जो केस है ये पूरे कंप्रेशन का केस है, ये यहाँ लगा देते हैं। तो कंप्रेशन में क्या होगा, dV हमारा क्या होता है, नेगेटिव, डिक्रीज होंगे, तो PdV क्या होगा, ऑब्वियसली PdV भी नेगेटिव होना चाहिए, वर्क डन। du क्या होगा, देखें ये अगर नेगेटिव है तो ये हमारा, ये नेगेटिव है तो हमारा u पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव तभी है क्योंकि T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से, तभी ये T2 बड़ा है T1 से, तभी ये टर्म नेगेटिव है, तभी W नेगेटिव है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा आप सोचेंगे तो आपको ये समझ आने लगेगा। फिर dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पहले जो कम था अब बड़ा हो गया। देखिए T2 बड़ा है, ये पहले कम था, और देयरफॉर गैस हीटेड, गैस जो है हीट अप हो जाता है। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में। एक्सपेंशन में वर्क डन, ये पॉजिटिव मतलब क्या है, बाय द सिस्टम, ठीक है ना, और ये नेगेटिव मतलब क्या है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और इस केस में नेगेटिव मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड देयर इज, ये पॉजिटिव मतलब देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होगा, जब इनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे, और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के कब इंक्रीज होंगे, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देयरफॉर टेम्परेचर भी इंक्रीज है। सब एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो गैस यहाँ कूल हो जाएंगे, यहाँ पर गैस एक्सपेंड हो जाएंगे। ओके।